good morning to all of you. Today we will start another topic of organizing, that is organizational structure. If we talk about organization structure establish relationship between authority and responsibility. The basic structure issues, such as how the work of the organization is to be divided and assigned among positions, groups, departments, divisions, etc. How to bring the required coordination for achieving organizational goal. So, organizational structure is a system that outline how certain activities are directed in order to achieve the goal of an organization. क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम काम को इस तरीके से डिवाइड करते हैं अमंग द पीपल कि क्लियर कट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप बने और जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एम होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव किया जा सके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइन करता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा बिटवीन द लेवल्स विद इन द कंपनी जैसे कि एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ जो डिसीजन का फ्लो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे क्योंकि एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है वो आगे क्या कर रहा है उसे कन्वे कर रहा है जबकि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की बात करें तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इतना क्लियर हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे रोल प्ले कर रहा है अपना अगर हम बात करें कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई डिफाइन कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन कौन से एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शंस हैं कौन कौन से काम हैं फिर उन काम की नेचर के अकॉर्डिंग काम को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है सेकंड पॉइंट हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ एक बार एक्टिविटीज़ के ग्रुप्स बना दिए उसके बाद हम क्या कर देंगे अथॉरिटी को डेलीगेट कर देंगे इतना क्लियर हुआ कि जिसको जो हमने काम दिया था उस जिसके लिए जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था उस काम करने के लिए जो अथॉरिटी उसे चाहिए वो अथॉरिटी हम उसे प्रोवाइड करेंगे आज हम एक और टॉपिक करेंगे डाटा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की कितनी होती हैं अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो हम बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये आप लोगों ने जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं 12th में भी पढ़ा होगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं या फिर स्केलर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे ये जो होती है हमारी डिपार्टमेंटल या मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा यूज़ होती थी क्या डिपार्टमेंटल या मिलिट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कौन कौन सी फाइनेंस एंड अकाउंट एक सेकंड प्रोडक्शन थर्ड सेल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया अब हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अपनी एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड कर लेगा सब मतलब सब डिपार्टमेंट्स बना लेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड कर देगा हर डिपार्टमेंट का एक सोल कंट्रोलर होगा जो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में डिसीजन ले पाएगा अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड लेबर को सिलेक्ट कर पाएगा स्टाफ को सिलेक्ट कर पाएगा रॉ मटेरियल परचेज कर पाएगा बाकी का जो मटेरियल चाहिए वो परचेज कर पाएगा स्टैंडर्ड सेट करेगा एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी काम है ना अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड उन सारे कामों को करने की अथॉरिटी उस डिपार्टमेंटल हेड को होगी फोरमैन ऑफ ईच शॉप ट्रेन्स न्यू मैन एंड सुपरवाइज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो फोरमैन होगा फोरमैन सुपरवाइजर हो गया वो अपने अंडर काम करने वाले बंदों के काम को सुपरवाइज करेगा और क्वालिटी मेजर करेगा कि काम की क्वालिटी कैसा है यहाँ पर जो सुपीरियर होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है अपने सबऑर्डिनेट्स को लेकर क्लियर है पूरी अथॉरिटी होगी उन्हें कमांड करने की उन्हें गाइड करने की उन्हें सपोर्ट करने की नो ऑपरेशन इज अंडर टू बॉसेस देखो यहाँ पर क्या होगा क्लियर कट रिलेशनशिप है कि एक सुपीरियर एक ही रहेगा वो ये नहीं है कि एक सबऑर्डिनेट वो एक सुपीरियर को भी अपना क्या करेगा रिपोर्टिंग करेगा फिर दूसरे सुपीरियर को भी रिकॉर्डिंग नो यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है जैसे कि सबसे ऊपर हमारा जो अपर लेवल टॉप लेवल जनरल मैनेजमेंट उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सेल मैनेजर प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट एंड अकाउंटेंट
सेल्स मैनेजर ने, जैसे हम बात कर रहे थे अपने सब डिपार्टमेंट्स माने, सेल्समैन आया, फिर फोरमैन वर्कर इसके नीचे काम कर रहा है। यहाँ भी क्लियर लाइन है, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, फोरमैन वर्कर, यहाँ भी आपका ये है। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी आप एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन अपनी बुक से कवर कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये होती है हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिस्टम जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का है ये बहुत ही एडवांटेजेस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरवाइजर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे, उन्हें अपने फील्ड से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग की नॉलेज होती है, क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ की नॉलेज होगी उन्हें। इतना क्लियर हुआ कि क्या क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे कि हम बात करते हैं अपने इस डायग्राम की, नेक्स्ट डायग्राम यहाँ देखोगे, यहाँ प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट है। प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को अपने एक एक काम की, इसको हमने फर्दर यहाँ पर 4 बंदे बांट दिए। गैंग बॉस हो गया, स्पीड बॉस हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, रिपेयर बॉस। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर फोरमैन लिखा हुआ दिखेगा। हर एक फोरमैन अपने अपने एरिया का स्पेशलिस्ट होगा, उसके अंडर कौन काम कर रहे होंगे, वर्कर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे इसको, कि ये जो है, इन दिस स्पेशलाइज्ड पीपल लाइक केमिस्ट, परचेजर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर एटसेट्रा आर एम्प्लॉयड। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, हमें किस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, स्पेशलाइजेशन का, कि जो भी डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर हम स्पेशलिस्ट चुनकर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट हो गया, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को अपने एरिया से एक एक चीज़ की नॉलेज होगी, बारीकी की। और जो भी फोरमैन होगा वो क्या करेगा, विल गो टू इंडिविजुअल वर्कर फॉर हिज रेलिवेंट फंक्शन। वो एक एक इंडिविजुअल बंदे के पास जाएगा और अब उसे अपने काम के बारे में बताएगा। क्लियर इतना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। एक मिनट, गलती से स्लाइड पहले आ गई। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज स्केल ऑपरेटिंग एंटरप्राइजेस हों, तो वहाँ पर एक मैनेजर तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर दोनों चीज़ों का फ़ायदा होगा हमें, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल है उसका भी, और साथ में जो लाइन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन वर्क मिल रहा है, कि 1 2 2 2 2 3 एक लाइन में प्रॉपर सीक्वेंस चल रही है, कि कौन किससे रिपोर्ट करेगा, कौन किससे रिपोर्ट मांगेगा। और फंक्शनल में हमने देखा कि जो काम को डिवाइड किया, वहाँ पर जो हेड रखे हमने वो स्पेशलाइज्ड बंदे रखे अपने फील्ड में। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का भी, और दूसरा हम कौन सी बात कर रहे हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का भी। यही लिखा हुआ है, ये देखिए, इन अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज और बिग स्केल, मैनेजर कैन नॉट गिव केयरफुल अटेंशन टू एवरी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, दे आर अनेबल टू थिंक एंड प्लान, they are busy with ordinary tasks of production and selling. Hence, some staff related to the other work like investigation, research, recording, planning and advising to manager, ये हम रिक्रूट करते हैं। अब आगे वाला ये important है, ये पढ़ना। The staff brings specialization by assisting line officer. स्टाफ मैनेजर, जो स्टाफ के बंदे होंगे वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे लाइन ऑफिसर को। लाइन का क्या काम होगा, लाइन मेंटेन करेगा डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी। स्टाफ प्रोवाइड एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन एंड हेल्प improve the overall efficiency. Thus the staff are thinkers. स्टाफ जो होगा वो डिसीजन, एक तरह से डिसीजन लेने वाला होगा, सोचना क्या काम है, कैसे करना है, क्या कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो हमारे जो लाइन है वो कौन होंगे, डूअर्स, जो काम एक्चुअल में करेंगे। जो स्टाफ मैन होगा यूजुअली कंट्रोल करेगा फंक्शंस ऑफ विच ही इज़ एन एक्सपर्ट, अपने काम से रिलेटेड एरिया का ही वो काम संभालेगा। स्टाफ के ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं होगी, पर एक एक्सपर्ट होगा हर ऑपरेशन में, और वो जो एक्सपर्ट होगा वो रिपोर्ट किसे करेगा, एग्जीक्यूटिव को, एंड गिव द एडवाइस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलिटी, कि जिस एरिया का वो स्पेशलिस्ट है उससे रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करेगा। ये देखिए इसका डायग्राम, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जनरल मैनेजर,
फिर यहाँ पर स्पेशलिस्ट बांट दिया, इंडस्ट्रियल इंजीनियर एक स्टाफ का बंदा हो गया, दूसरा रिसर्च इंजीनियर हो गया। ये अपने इंजीनियरिंग वर्क के अंदर स्पेशलिस्ट है और ये रिसर्च में। फिर वर्क मैनेजर आ गए, सेल्स मैनेजर वही, उसके बाद देखो वही आ गया, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, चीफ अकाउंटेंट, फिर फोरमैन वर्कर, ये फिर लाइन वाला काम शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमें ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फ़ायदा मिल रहा है, लाइन का भी और कौन से वाले का भी, फंक्शनल का भी। आगे बात करते हैं, एक आता है हमारा लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, साइंटिफिक मेथड होने की वजह से या एनफ मार्केट कंपटीशन होने की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से एक साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी था। तो ये जो सिस्टम है ये डिसिप्लिन भी लेकर आ रहा है, कितनी आउटपुट चाहिए आउटपुट के साथ भी कंसर्न्ड है, और वर्कर किसके कौन से फोरमैन के कंट्रोल में है ये भी देखा जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वालिटी पर भी ध्यान दे रहा है। इंस्पेक्टर के पास पूरी अथॉरिटी है क्वालिटी को कंट्रोल करने की, और वो डायरेक्टली वर्कर्स को ऑर्डर कर सकता है, जैसा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता था। अगर स्टाफ रिलेशनशिप देखें, देयर मे बी द रिसर्च डिपार्टमेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, कितना सेमी फिनिश्ड है, कितना फिनिश गुड पड़ा हुआ है मार्केट कंपटीशन को देखते हुए। इन दिस वे ऑल द थ्री कंबाइन टुगेदर, तीनों को कंबाइन कर देते हैं, लाइन को, स्टाफ को और फंक्शनल को। एंड एज दिस इज कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर क्या किया, पहले जैसे हमने अभी फंक्शनल में किया था, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर, यहाँ पर वर्क मैनेजर आ गया, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये अपना सेल से रिलेटेड काम देख रहा है। उसके बाद लाइन वाला काम शुरू हो गया, इसके नीचे स्पेशलिस्ट आ गई, ये फंक्शनल वाला आ गया, फोरमैन, इंस्पेक्टर, फोरमैन, ये फंक्शनल का देख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तीनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने यूज़ कर लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग एडवाइस। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन पर ध्यान दिया जा रहा है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, जो बंदे स्पेशलिस्ट हैं अपने एरिया में। तो यहाँ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके लिए हमें कमेटी बनानी पड़ती है जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। तो कमेटी के अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, उनकी कमेटी फॉर्म करते हैं, और किस लिए, ताकि वो एडवाइस कर सके कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मैटर पर, जो कि एक इंडिविजुअल सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसे जो सॉल्व करना है कि इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है, तो उसके लिए कमेटी फॉर्म होगी, और वो कमेटी क्या करेगी, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको रिजोल्यूशन का काम करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जो कमेटी होती है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही क्या की जाती है, बनाई जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो स्टैंडिंग फॉर्म में है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो कमेटी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये होता है हमारा जो हो गया, जो कमेटी हमेशा के लिए बनाई जाती है उसे परमानेंट नेचर की कमेटीज भी बोला जाता है। और दूसरी होती है हमारी टेम्परेरी फंक्शन करने वाली कमेटी, जैसे कि एग्जांपल हो गया रिसर्च कमेटी, कोऑर्डिनेशन एंड एडवाइजरी कमेटी, परचेज कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। इतना क्लियर। आगे बात करते हैं मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के होते हैं, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काम नहीं करता, वहाँ पर हम दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मिलाकर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा। एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जो यूएसपी है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, कि यहाँ पर ड्यूअल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक बंदा एक ही अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा, यहाँ पर एक पर्सन क्या करेगा, दो अथॉरिटी होंगी, दो पर्सन होंगे उसके सुपरवाइजर्स, दो बंदों को रिपोर्ट करेगा। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय मर्जिंग टू कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स को मर्ज करके बनाया है ना,
Pure project organization and functional organization. The project team are composed of person drawn from the functional department for the duration. जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक के लिए हमारा ये काम करेगा। मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट भी आ गया, फंक्शन भी आ गया, तो जो पर्सन है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अपना रिपोर्ट करेगा और साथ में फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। देखिए इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पर डिवीजन है। हमने पहले काम के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया, यहाँ प्रोजेक्ट्स के बेस पर। इसके अंदर ये क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोडक्शन ग्रुप है, प्रोडक्शन ग्रुप प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को भी रिपोर्ट करेगा। सिमिलरली ये वाला प्रोडक्शन ग्रुप प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और यहाँ भी रिपोर्ट करेगा। इसी तरीके से हमारे ये काम करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ गए, एक फंक्शनल और एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जनरली टेम्परेरी होता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा हमारा स्ट्रक्चर वहीं पर वैनिश हो जाएगा, उसकी जगह हो सकता है नया प्रोजेक्ट आए तो फिर वो नया प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश होगा। इसके साथ ही हमारा ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहीं ख़त्म होता है। आपने इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी करनी है, साथ में आपको बुक से मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन ask by putting your queries on WhatsApp group. Thank you so much.